नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार। क्या आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट या कोई भी एंट्रेंस डीएलएड का टेस्ट दे रहे हो या एजुकेशन से संबंधित किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो सब लोगों से आग्रह है कि ये वीडियो शुरू से अंत तक देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये किसी भी कंपटीशन में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। है क्वेश्चन ये इकोनॉमी का, है क्वेश्चन ये भूगोल का, दोनों का अधिकार है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमी, इसलिए कोई भी युवा इसकी अवहेलना ना करें। बड़े काम के 25 क्वेश्चन हैं। चलिए दिखाता हूं 25 का खेल। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में एक है। साथ साथ बता दूं कि भारत के सड़क जाल का जो सबसे बड़ा तेजी से होने का कारण केंद्र सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उनका भी नाम याद रखिएगा। एक है, यह सड़क जाल लगभग कितने लाख किलोमीटर है। हालांकि किताब में दर्ज हो गया, लेकिन ये तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आपसे क्वेश्चन किताब से ही पूछा जाएगा और करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पहला है 54.7 किलोमीटर, 54.7 किलोमीटर। ख है 48.8 किलोमीटर, ग है 62.7 किलोमीटर और घ है 70.3 किलोमीटर। तो इसका माकूल आंसर क 54, लगभग 55 लाख किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन बढ़ती महत्ता किन कारणों से, यानी व्हाई द रेल ट्रांसपोर्ट की अपेक्षा, मतलब इन कंपेयर टू रेल ट्रांसपोर्ट द सरफेस ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंस इज इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्या इसका कारण है कि रेल ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में सरफेस ट्रांसपोर्ट आगे बढ़ रहा है। तो रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों का निर्माण लागत बहुत कम है। चलिए इसको कंसीडर कर रहे हैं, आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ और विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं, इसको भी कंसीडर कर रहे हैं। अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। उपर्युक्त सही, बिल्कुल ये सारे ऑप्शन हैं जहां पे रेल लाइन नहीं बिछाई जा सकती है। चूँकि रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़क का बहुत कम है, नो डाउट। आज जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर गई है उसमें कम है। उसके बाद उबड़ खाबड़ पहाड़, देखते हैं कि कई जगह पहाड़ पे ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, लेह लद्दाख वाली जो सड़कें सब बन रही हैं, तो वहाँ पे रेल के तुलना में आसान है इसको बनाना। और जहाँ पे अधिक ढाल प्रवणता, इंक्लिनेशन, रोड में झुकाव हो पहाड़ी क्षेत्रों में, वहाँ भी सड़कें बनाई जा सकती हैं जहाँ इंक्लाइंड हो टुवार्ड्स सरफेस की ओर झुकाव हो। तो इसके सभी आंसर सही हैं। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है। पहला क 4, ख 5, ग 6, घ 7। क्या कहता है, फिर से सुनिए। भारत में सड़कों की सक्षमता, कैपेबिलिटी के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो 6 वर्गों में विभाजित किया गया, जिसमें से आप कौन कौन से वर्ग को जानते हैं। आप सक्षमता, कैपेबिलिटी के आधार पे कितने वर्ग हो गए, 6 वर्ग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग कौन कौन से कथनों से रिलेटेड है। गोल्डन क्वाड्रिल हाईवे, जो लगभग आज से 15 साल, लगभग 12-13 साल पहले इस पे काम हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और गोल्डन क्वाड्रिल का उद्देश्य था कि देश का एक रिंग रोड बना दिया जाए, देश के चारों ओर चतुर्मुखी सड़कें हों जो ऑल वेदर हों, हाईवे हो। तो इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित थे, प्रपोज 2 गलियारे। पहला क्या था, नॉर्थ वेस्ट गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी जोड़ता है, और द्वितीय जो पूर्व पश्चिम से ईस्ट वेस्ट गलियारा जो सिलचर असम
और पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। यानी आप सोचिए कि अगर भारत का नक्शा आपको दिखाया जाए तो आप सहज अनुमान लगा लीजिए कि एक सड़क कन्याकुमारी से श्रीनगर को जोड़ता है, बिल्कुल। और दूसरा पोरबंदर, जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था, एकदम समुद्र किनारे, वहाँ से सिलचर यानी असम में जोड़ता है। ये चालू हो चुका है, ये राजमार्ग चालू है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के माध्यम से दूरी के परिवहन को न्यूनतम करना था। यानी सारी बातें गोल्डन चतुर्भुज के मामले में सही है। दिल्ली सरकार ने भारत सरकार ने दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई दिल्ली को जोड़ने वाली कितने लेन वाली महाराजमार्ग सड़क परियोजना को प्रारंभ की है? दिल्ली कोलकाता, ईस्टर्न पेरिफेरल रोड और चेन्नई मुंबई। तो साउदर्न वेस्टर्न पेरिफेरल रोड दिल्ली को जो कितने लेन वाली ये सड़कें कितनी हैं? तो पहले 4 लेन बनी थी, अब सारी सड़कें 6 लेन बन रही है। तो पहला का 4 है, दूसरे का ख का 5 है, तीसरे का 6 है और घ का 7 है। तो बड़ा क्लियर आंसर है कि इसका उत्तर ग होगा, 6 लेन। अब 6 लेन सड़कें, ऐसी सड़कें अब 6 लेन बन रही हैं। पहले 4 लेन था, चूँकि पॉपुलेशन और ट्रैफिक प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अब 4 लेन की संकल्पना कन्वर्ट कर गई 6 लेन में। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण रख रखाव किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? नाम ही है नेशनल हाईवे, तो बड़ा क्लियर है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आंसर तो यही है। CPW, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो भारत सरकार के अंदर CPW केंद्रीय लोक निर्माण विभाग आता है, और स्टेट के अंदर PWD आता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। कह रहा है रख रखाव निर्माण अधिकार क्षेत्र में आता है, और राष्ट्रीय राजमार्ग NHI, और दूसरा है PWD, उपयुक्त सभी। तो देखिए इसमें थोड़ी टेक्निकलिटी देखिए कि निर्माण और रख रखाव का अधिकार क्षेत्र किसके अंदर है। तो NHAI जो भी सड़कें बनाती हैं वो अल्टीमेटली उसको देखने वाला सेंट्रल PWD हो जाता है। तो इसी के निगरानी में नेशनल हाईवे अथॉरिटी सड़कें बनाती हैं, और माई बाप इसका CPWD हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर ख होगा, CPWD। दिल्ली और अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग कौन से राष्ट्रीय मार्ग संख्या के नाम से जाना जाता है? जिसको हम लोग GT रोड कहते थे, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसने शाहजहां ने जिसको बनवाया था। तो आज किस NH के नाम से जानते हैं? तो NH1, ग में है NH3, NH2, NH4, तो NH1 ये बिहार से भी होके गुजरती है। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती है? जो 6 सड़कें बताया था उसमें एक ये है, तो क्या कहलाती है? राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं, राज्य राजमार्ग, जिला मार्ग, इनमें से कोई नहीं। तो स्टेट हाईवे कहलाता है। वो क्या कहलाता है? स्टेट हाईवे। ये इसका क्या काम है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट से कैपिटल को जोड़ना। जैसे बिहार के केस में कोई सड़क अगर सपोज डैट किसी डिस्ट्रिक्ट से जोड़ती है, जैसे छपरा से, समस्तीपुर से, बेगूसराय से, कहीं से भी जोड़ेगी, तो राज्य राजमार्ग है। और ये अलग बात है कि कुछ हाईवे भी वहाँ से बगल से गुजरता है, कई बार हाईवे भी जोड़ता है। लेकिन इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक रूप से जहाँ नेशनल हाईवे नहीं है, क्योंकि जितने भी बंगाल को नेशनल हाईवे जाएगी, जो भी आसाम को जाएगी, वो बिहार से होके जाएगी। तो कई जगह वो चीज़ें हैं, इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा। काम उसका राज्य मतलब स्टेट हाईवे का है। नेक्स्ट, किस संगठन का कार्य उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सामरिक महत्व के सड़क बनाने का है? यानी स्ट्रेटजिकली जो आर्मी के लिए बनती हैं जो सड़कें, वो किसका काम है? वो पब्लिक के लिए नहीं, पर्पस आर्मी को रख के बनाया जाता है। तो वो कौन बनाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं, सीमांत सड़कें नहीं,
सीमा सड़क संगठन, बिल्कुल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जिसके द्वारा बनाया जाता है। कौन सा परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है? कौन सा प्राधिकरण? भारतीय रेल, सड़कें, जल परिवहन, वायु परिवहन? बहुत आराम से भारतीय रेल, क्योंकि सबसे ज़्यादा एम्प्लाई को यही खपाता है और ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश का। और ये अंग्रेज़ों ने सब कुछ बुरा नहीं किया, कुछ अच्छा भी कर गया, उसमें से एक भारतीय रेल है। किस वर्ष मुंबई और थाने के मध्य रेल की पहली रेलगाड़ी चली जो 34 किलोमीटर दूरी तय करती थी? मुंबई और थाने के बीच पहली बार चली थी 1850, 1851, 1852, 1853। तो 1853 में पहली रेलगाड़ी इंडिया में मुंबई से थाने के लिए चली थी। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में या मंडलों में विभाजित किया गया है? रेल प्रखंड जिसको कहते हैं, मतलब जहाँ जीएम बैठता है, जनरल मैनेजर रेलवे का बैठता है। तो 14, 15, 16, 18, तो आज ये 16 हो गया, आज ये बढ़ के 16 हो गया। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? उसके डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करने वाले तो भू आकृति, जियोमॉर्फोलॉजिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, आर्थिक, उपर्युक्त सभी। तो सभी से रेल परिवहन का वितरण प्रभावित होता है। भारत में अंतः स्थलीय इनलैंड, मतलब एक आउटलाइन होता है जो समुद्र के द्वारा होता है, इनलैंड नदियों के माध्यम से होता है, जो शुरू से हमारा रहा है। बहुत पहले से हम लोग गंगा के द्वारा इलाहाबाद से लेकर और ढाका तक जुड़ते थे, खूब माल का आवाजाही होता था, बीच बीच में रुकता चला गया। तो भारत में अंतः इनलैंड नौ संचालन जलमार्ग कितने किलोमीटर लंबा है? तो 12,500 किलोमीटर, 13,300 किलोमीटर, 14,500 किलोमीटर, 9,400 किलोमीटर। तो इनलैंड टोटल आज के डेट में 14,500 किलोमीटर है। नेक्स्ट, हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य, हल्दिया माने बंगाल, गंगा जलमार्ग 1620 किलोमीटर लंबा है। नौगम्य जलमार्ग संख्या है, कौन सा ये संख्या है? तो 1, 2, 3, 4, जैसे हाईवे का नंबर है वैसे इन लोगों का भी नंबर है। तो ये पहला इनलैंड जलमार्ग है, जलमार्ग नंबर 1। मताई नदी महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है? मताई नदी, महानदी, समझ गए, और डेल्टा चैनल ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ये पूरा उड़ीसा का जलमार्ग है। तो 1 नंबर नहीं, 1 नंबर तो हल्दिया से इलाहाबाद है। ग 4 नंबर नहीं, ख 2 नंबर नहीं, घ 5 नंबर, ये 5 नंबर है। भारत की कितने किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा है? खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है कि समुद्री तटीय रेखा कितनी है। तो क 6,416.4 किलोमीटर, ग 7,516.6 किलोमीटर और ख 8,314.2 किलोमीटर, घ 5,212.4 किलोमीटर। तो लगभग 7,516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर, 6,416 किलोमीटर, 8,354। तो इसका आंसर हुआ ग 7,516 किलोमीटर। समुद्री तट रेखा कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर। नेक्स्ट, किस पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया, जो पूरे क्षेत्र का समूह पत्तन की सुविधा प्रदान करता है? तो इसको बोला जाता है JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कहाँ? तो ये बेसिकली बम्बई के नन्हा शिवा के पास इसको किया गया, बाद में इसको बड़ा करने के लिए। तो इसका आंसर मुंबई होगा। ग नौगम्य जल मार्ग संख्या 2 है,
ये फिर इनलैंड वाटर है, ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग, कृष्णा नदी जल मार्ग, गंगा जल मार्ग, इनमें से कोई नहीं तो ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग, ये संख्या 2 है। 1 गंगा 2 ब्रह्मपुत्र पे है, ये याद रखिएगा। लॉ एस के निर्यात संदर्भ में कौन सा पत्तन देश का बड़ा महत्वपूर्ण पत्तन है? मार्मोगोआ, कोलकाता, मुंबई, कोचीन। तो लॉ एस के लिए मार्मोगोआ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पत्तन है। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी छोर पे कौन सा पत्तन है? यानी पूर्वी तट के साथ, यानी आंध्रा उड़ीसा के नीचे जाकर कौन सा पत्तन है? तो मुंबई, विशाखापट्टनम, तूतीकोरम और कोचीन। तो तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरम है। हालांकि उसी लाइन पे विशाखापट्टनम भी है, लेकिन कोची दूसरे लाइन पे है। कोची ठीक अपोजिट है, अरब सागर में, हिंद महासागर में दोनों है, लेकिन इस दोनों में लोग कंफ्यूज करते हैं, तूतीकोरम और विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आ जाता है आज का जो आंध्र प्रदेश है उसके पास, और आगे पूछ रहा है तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी छोर पे, तो तूतीकोरम आ जाएगा। यानी ये भारत का अगर नक्शा है तो यहाँ पे तूतीकोरम आ जाएगा, यहाँ विशाखापट्टनम आ जाएगा, यहाँ हल्दिया आ जाएगा ऊपर थोड़ा, और इस तरफ मुंबई आ जाएगा और कोची आ जाएगा केरला में। तो दोनों साइड से, चूँकि प्रायद्वीपीय स्ट्रक्चर है, यहाँ हिंद महासागर है, यहाँ अरब सागर है, यहाँ खंबात की खाड़ी है, जहाँ पे 2 नदियाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी 2 नदियाँ खंबात की खाड़ी में मिलती हैं, कहाँ से चलती हैं? पूरब से चल के पश्चिम। सारे नदियों का ट्रेंड है कि इधर मिलने का बंगाल की खाड़ी में, लेकिन ये 2 नदियाँ इधर मिलती हैं। ये नर्मदा और ताप्ती नदी हैं, जो मध्य प्रदेश से निकलकर और गुजरात में खंबात की बे ऑफ कम्बे में मिलती है, वो अरब सागर का है। स्थल से घिरा गहरा और सुरक्षित पत्तन कौन है? जो स्थल से घिरा है, गहरा भी है और सुरक्षित भी है। मुंबई, विशाखापट्टनम, कांडला और कोलकाता। तो बिल्कुल विशाखापट्टनम ऐसा है कि स्थल से घिरा है, गहरा है और सुरक्षित है। किस वर्ष वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया? नेशनलाइजेशन हुआ था, यानी वायु परिवहन सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। और मज़ेदार बात है कि आज हम उस वर्ष इस इतिहास को पढ़ रहे हैं कि फिर से वो उस निजी कंपनी को मिल चुका। अब भारत सरकार के पास वायु परिवहन में अपना कोई राष्ट्रीयकृत कंपनी नहीं है। तो किस वर्ष लिया गया था? तो 1950, 1951, 1952, 1953। टाटा का जो एयरलाइंस था उसको सरकार ने अपने पास ले लिया, एयर इंडिया बनाया, और 2021 में वो पुनः टाटा को मिल गया। फिर से उसका प्राइवेटाइजेशन हुआ, टाटा सबसे बड़ा बीडर निकला और टाटा अपनी चीज़ को वापस ले लिया। डिजिटल भारत के संबंध में कौन सा कथन सही है? डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। विशाल कार्यक्रम तो है ही डिजिटल इंडिया, सोचते हैं। दूसरा, डिजिटल भारत का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आईटी माने भारतीय प्रतिभा, इंडियन टैलेंट प्लस आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस आईटी, यानी इंडिया टुमारो। तीनों आईटी है, ठीक से देखिए। इंडियन टैलेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडिया टुमारो, होने वाले परिवर्तन को समझना है। बहुत अच्छी परिभाषा है, कभी मत भूलिएगा। इंडिया टुमारो मतलब आईटी क्यू, अगर इसको कहें तो कोई दिक्कत नहीं है कि इंडिया, इंडियन टैलेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडिया टुमारो, होने वाले परिवर्तन को समझना है। तकनीक को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। अब इसका उत्तर 1 और 2, दूसरा ख है 1 और 3, ग है 2 और 3, और घ है 1, 2, 3। बिल्कुल तीनों सही होगा कि तकनीक को केंद्र में रख के बदलाव लाना और ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करना, और डिजिटल भारत कार्यक्रम का ये उद्देश्य। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 2
दूरस्थ स्थित स्थान पूरब पश्चिम के गलियारों से जुड़े हैं, जो दूर भी हैं और पूरब पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं। तो मुंबई तथा नागपुर दोनों पश्चिम है, मुंबई और कोलकाता ये जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये वेस्ट और ईस्ट अगर जुड़ जाएगा तो ये भी कहलाएगा। फिलहाल किससे जुड़ा हुआ है आपको बता चुका हूँ कि जो गोल्डन क्वाड्रल है, स्वर्णिम चतुर्भुज, कहाँ से जुड़ा हुआ है? पोरबंदर से सिलचर। पोरबंदर कहाँ है? पश्चिम में है, और सिलचर कहाँ है? पूरब में है। तो ग है सिलचर तथा पोरबंदर, यही सही आंसर होगा ग। इस तरह से ये 25 क्वेश्चन आपने देख लिया। अब आप ही बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में क्या इससे 2, 4, 5 क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते? कोई भी इन प्रश्नों की अवहेलना कर सकता। अगर आपने DLED एंट्रेंस टेस्ट में एडमिशन नहीं लिया स्टेट फॉरवर्ड क्लासेस, तो अभी भी मौका है, लीजिए और मॉक टेस्ट का मज़ा लीजिए। बहुत जल्दी मॉक टेस्ट शुरू होने जा रहा है। चलिए, जय हिंद।